हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी 2024 को आपका हिंदी विषय का पेपर है। और हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे, सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का ऐसा मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में से 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे या 65 प्लस अंक ले आओगे 70 में से। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 70 में से 65 प्लस का भी स्कोर आप कर सकते हैं इस मॉडल पेपर को तैयार करने के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी विषय का कोड होता है 901 और इस मॉडल पेपर का कोड है 824 एडी। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए समय कितना मिलेगा बोर्ड परीक्षा में? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। अब यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं और निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है बोर्ड परीक्षा में। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप फेल भी हो जाओगे। यहाँ पर पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट तो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। यानी पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 3 घंटे का समय रहेगा प्रत्येक विषय में। प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड मा में विभाजित है। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड आ में कैसे प्रश्न हैं? बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी जो खंड आ है, खंड आ में जो 20 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इन 20 प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर फिल करना है? OMR शीट में। यदि आपने सही उत्तर भर दिया, इन 20 प्रश्नों का OMR शीट में सही तरीके से भर दिया, तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। भरना किस पेन से है? गोले किस पेन से काले करने हैं आप सभी को? या तो आपके पास नीला पेन होना चाहिए या फिर काला पेन। और पेन कैसा होना चाहिए? बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनके लिए यानी इन प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कुल 20 नंबर के प्रश्न हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा। कैसे लिखना है, मैंने वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को। ये प्रश्न आप अपनी नोट्स पर लिख लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों के अतिरिक्त जो भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन प्रश्नों को भी कराऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक 20 अंकों का रहेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है सही है, यानी कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। दूसरा कथन है, तितली कहानी विधा की रचना है। तीसरा कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे।
चौथा है कथन ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। यही कथन क्या है? सत्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर सी वाला यानी गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को मैंने कई मॉडल पेपर में भी लिया है। कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही किसके द्वारा लिखी गई रचना है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है विकल्प अमृत राय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? यदि प्रश्न आता है तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए एक ही प्रश्न से। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जी। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। प्रश्न संख्या 3 वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प 1900 से 1920 ईस्वी, दूसरा 1919 से 1938 ईस्वी, तीसरा विकल्प 1925 से 1940 ईस्वी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समयावधि क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शुक्ल युग की समयावधि यानी समय सीमा है 1919 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी के मध्य शुक्ल युग की समय सीमा या शुक्ल युग माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? क्या यह रिपोर्टाज है या संस्मरण है या कहानी विधा पर आधारित है या फिर यात्रा वृतांत है? तो कलकत्ता से पीकिंग यह जो है यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत। और इस रचना के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, कलकत्ता से पीकिंग नामक रचना के लेखक। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गबन की विधा है। पहला है विकल्प नाटक, दूसरा एकांकी, तीसरा विकल्प उपन्यास, चौथा विकल्प कहानी। तो गबन जो विधा रचना है इसकी विधा क्या है? यहाँ पर उत्तर क्या होगा? चलिए मैं आपको सबसे पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताता चलूं। गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं और इन सभी रचनाओं के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न आ जाए गबन किस विधा की रचना है तो उपन्यास विधा की, गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की, सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि आदि ये किस विधा की रचनाएं हैं? तो सभी उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं और सभी रचनाओं के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं।
प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ये जो गबन विधा है यह किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। और रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं इस प्रश्न के। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा महादेवी वर्मा। तो रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और याक चीज और मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान में रखिएगा, चिंतामणि और त्रिवेणी, चिंतामणि और त्रिवेणी ये दोनों रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। एक प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में आता है, चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है किसकी रचना? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? क्या तुलसीदास जी हैं, या केशवदास, या मैथिली शरण गुप्त, या जयशंकर प्रसाद? तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्रिका, ये तीनों ही रचनाएं केशवदास जी की रचनाएं हैं। केशवदास जी किस युग के कवि हैं? तो केशवदास जी रीति काल के कवि हैं। किस काल के? रीति काल के कवि हैं। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर विकल्प हैं इस प्रकार से। पहला है विकल्प 1953 ईस्वी, दूसरा है विकल्प 1935 ईस्वी, तीसरा विकल्प 1919 ईस्वी, चौथा विकल्प 1943 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 ईस्वी। और तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था, संपादन किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। प्रश्न नंबर 9 यानी अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला है विकल्प जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है विकल्प हरिवंश राय बच्चन, चौथा विकल्प है गिरिजा कुमार माथुर। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, आप लोग ध्यान देंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रश्न संख्या 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? आपकी बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी युग की समय सीमा से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, हो सकता है 2 प्रश्न पूछ लिए जाएं। तो आप सभी युगों की समय सीमा जरूर याद रखिएगा। जैसे आपको आधुनिक काल की समय सीमा पता होनी चाहिए, रीतिकाल की, शुक्ल युग की, शुक्लोत्तर युग की, और साथ ही यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे आपको छायावादी युग की भी समय सीमा पता होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, तो रीतकाल किस अवधि में माना जाता है? विकल्प हैं इस प्रकार से। पहला है सन 1600 से 1616 ईस्वी तक, दूसरा सन 1800 से 1818 ईस्वी तक, तीसरा सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, और चौथा सन 1616 से 1632 ईस्वी तक। तो रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 1643 से 1843 ईस्वी तक के मध्य का समय रीतिकाल की समय सीमा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण क्या है? मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो आप ये बताओ कि कोई भी व्यक्ति अपना शीश कब पटकेगा? यानी कोई भी व्यक्ति अपना शीश कब पटकेगा? जब उसे अधिक क्या होगा? दुख होगा। और जब दुख होगा तो यानी उसे क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। यानी वहां पर कौन सा रस हो जाएगा?
करुण रस हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। और मेरे प्यारे बच्चों, हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। विभत्स रस का अस्थाई भाव है जुगुप्सा। आप लोग ध्यान देंगे, ये सभी महत्वपूर्ण रसों के स्थायी भाव जरूर आप तैयार कर लेना। हो सकता है प्रश्न आ जाए करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक हो जाएगा, या हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है करुण रस है, यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो मैंने आप सभी को बताया था कि जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता की जाए या फिर तुलना की जाए, वहां पर अलंकार होता है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। उपमा का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों? तुलना करना। इसलिए यहाँ पर यह जो परिभाषा है किस अलंकार की है? उपमा अलंकार की है। उपमा अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपर पीपल पात पीपर पात, यहाँ पर पीपर पात होगा, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मन की उपमा किससे की गई है? पीपल के पत्ते से की गई है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं प्रत्येक चरण में, और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? क्या यह रोला छंद है, या दोहा छंद, या सोरठा छंद, या फिर भैरवे छंद? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यह जो है सोरठा छंद का लक्षण है। और सोरठा छंद में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में, सोरठा छंद के पहले चरण में और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11 11 मात्राएं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13। तो प्रश्न कहीं से भी आए, आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। आप अच्छा स्कोर करके आओ बोर्ड परीक्षा में, ताकि आप जो है अपना और अपने विद्यालय का नाम भी रोशन कर सको, माता पिता का नाम, गुरुजनों का नाम रोशन कर सको। मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान देंगे, रोला किस, प्रश्न अगला क्या है? रोला किस प्रकार का छंद है? तो विकल्प इस प्रकार से हैं, सममात्रिक, दूसरा है विकल्प विषम मात्रिक, तीसरा विकल्प है अर्ध सममात्रिक, चौथा है विकल्प इनमें से कोई नहीं। रोला किस प्रकार का छंद है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रोला सममात्रिक छंद है। रोला में कितने चरण होते हैं? रोला में 4 चरण होते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आप लोग ध्यान देंगे, एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्न क्लियर करा रहा हूं, इसलिए वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा मित्रों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न अगला है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निर्जन शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, हानि लाभ में समास क्या है? यानी कौन सा समास है? पहला है विकल्प कर्मधारय, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि। तो हानि लाभ में आप लोग ध्यान दीजिएगा, हानि लाभ, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हानि लाभ। मैंने आपको बताया है जिस समास का पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पदों की क्या हो?
प्रधानता हो, यानी दोनों पदों को बराबर वैल्यू दिया जा रहा हो, दोनों पदों की बराबर वैल्यू हो, यानी एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं, दूसरे के बिना पहले का कोई अस्तित्व नहीं, यानी हानि लाभ दोनों पदों की प्रधानता है। पहला पद हानि है, दूसरा है लाभ, दोनों पदों की प्रधानता है, दोनों की बराबर वैल्यू है, इसलिए यहां पर है द्वंद्व समास। जब इनका विग्रह होगा तो क्या होगा, हानि और लाभ। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, सुख दुख, सुख दुख में कौन सा समास है, सुख दुख में यानी सुख का भी वैल्यू है और दुख का भी, यानी दोनों पदों की प्रधानता है, इसलिए यहां पर भी क्या है, द्वंद्व समास है। दिन रात में भी द्वंद्व समास है, माता पिता राजा रानी में भी द्वंद्व समास है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप आसानी से मॉडल पेपर को सॉल्व करिएगा। यहां पर प्रश्न संख्या 17 है, सूरज का तत्सम रूप क्या है। तो सूरज का तो सूरज का तत्सम रूप क्या होगा, सूर्य हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सूरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है यहां पर, मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 18 है यहां पर, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तस्मै। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 19 है, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है क्या कहलाता है। क्या पदक्रम कहलाता है, शब्द या जिज्ञासा या फिर विधेय। वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है वह विधेय कहलाता है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों इसी पैटर्न पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे खंडबा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, 50 अंक का होगा खंडबा। अब यहाँ पर पहला प्रश्न जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला जो गद्यांश है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देख पा रहे हैं 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। आपको करना क्या होगा, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों पहला जो गद्यांश है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब इस गद्यांश का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। यह गद्यांश लिया गया है मित्रता पाठ से। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा गद्यांश में सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है। जैसे यहाँ पर रेखांकित अंश क्या है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, इसी की व्याख्या करनी है यहाँ पर जो रेखांकित अंश है। अगला प्रश्न, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है। तो इस तरह का प्रश्न जो आएगा गद्यांश में ही आप
उत्तर आसानी से ढूंढकर लिख सकते हैं अपनी बोर्ड की कॉपी पर। अगला यहाँ पर गद्यांश है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो भी ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यह जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ से। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इस पाठ के लेखक यानी रचनाकार। इसके बाद आप देखोगे अगला प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। पद्यांश इस प्रकार से है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलांग है, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह जो पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है पद शीर्षक पाठ से और रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी का कोई भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में यदि आता है तो आप आसानी से समझ जाइएगा। क्यों, क्या समझना है आपको? सूरदास जी का कोई भी पद आएगा, सूरदास जी का नाम जरूर लिखा होगा किसी न किसी लाइन के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि गद्यांश में रेखांकित अंश होता है वैसा पद्यांश में भी, और जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। जैसे जाकी कृपा पंगु गिरिलांग है, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, इसी की व्याख्या करनी है। जो भी रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है आप सभी को। अगला प्रश्न, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अथवा में भी पद्यांश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पद्यांश है यह लिया गया है हल्दी घाटी शीर्षक कविता से। हल्दी घाटी शीर्षक कविता से। रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे जी। श्याम नारायण पांडे जी हैं इस पाठ के रचनाकार। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद प्रश्न संख्या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो गद्यांश हैं, प्रश्न क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है और पहला गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो गद्यांश है संस्कृत खंड का किस पाठ से है? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। अथवा में जो गद्यांश है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म तेषु कंचित ग्रामीणा केच नागरिका आसन। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है गद्यांश यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पर, प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो पहला यहाँ पर जो पद्यांश है या श्लोक है यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से।
और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो अथवा में पद्यांश यानी श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत, यह जो है श्लोक यह लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। भारतीय संस्कृति, आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 आप देखोगे जो कि इस प्रकार से है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। आपके जिले में जो खंड काव्य निर्धारित है, आप उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताओ आप किस जिले से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 का है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए आपको कुल 5 नंबर मिलेंगे। जीवन परिचय के 3 नंबर हैं और रचना का नाम लिखने पर, संबंधित लेखक की रचना का नाम लिखने पर 2 अंक मिलेंगे, यानी कुल 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय 100% 2024 की बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 6 खा है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न भी 5 नंबर का है। मेरे प्यारे बच्चों, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय और सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लो। 100% की गारंटी मेरी है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे इन कवियों में से किसी न किसी या तीनों ही महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है, आप लोग ध्यान देंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पर जो श्लोक आए हैं इस मॉडल पेपर में, इन श्लोकों को नहीं लिखना। यानी जो पेपर में पूछे गए श्लोक होंगे या पद्यांश होंगे संस्कृत खंड के, इनको नहीं लिखना है। इनके अतिरिक्त आपको एक श्लोक लिखना है, जिसके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। प्रश्न है 4 नंबर का। तो यहाँ पर विषय है पहला क्या? शहर की सफाई हेतु तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा छात्र वृत्ति प्राप्त करने हेतु तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इन्हीं प्रश्नों में से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न, वाराणसी कस्या नद्याः कूले स्थिता। दूसरा प्रश्न, चंद्रशेखरः कः आसीत्। ये सभी प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अलछेद्रः कः आसीत् और पदेन बिना किम दूरम याति। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो विज्ञान, अभिशाप या वरदान, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, आप तैयार कर लेंगे। प्रदूषण की समस्या और समाधान, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% ये निबंध पूछा जाएगा। स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। देशाटन से लाभ और मेरा प्रिय कवि, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, जिसके लिए 7 अंक निर्धारित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, इसी पैटर्न पर पेपर आएगा हिंदी विषय का। 22 फरवरी को जब आप पेपर देने जाओगे तो सेम इसी पैटर्न पर पेपर आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। 22 फरवरी से पहले ही पहले मैं आपको हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर प्रोवाइड
करा दूंगा, जहां से आप तैयारी कर सकते हैं और 70 में 70 या 70 में 65 प्लस का स्कोर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।